नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरी साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। बिल्कुल। और जनादेश में आज हम बात करने वाले हैं मिजोरम की, क्योंकि मिजोरम में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही देर में रुझान यानी कि ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम 1984 की अगर बात की जाए तो कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकारें रही हैं, लेकिन इस बार ये देखना रोचक होगा क्या चौथी बार जोरामथांगा अपनी सरकार बना पाते हैं या फिर राज्य के पूर्व आईपीएस लाल दोहमा की अगुवाई में बनेगी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट एक नया समीकरण बनाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, कोई नई राजनीतिक समीकरण बनाएगी या फिर क्या होगा वो हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। हम आपको बता दें कि डीडी न्यूज इन नतीजों को आप तक बेहद ही सटीक और विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएगा। चुनावी मैदान में हमारे साथ होंगे डीडी न्यूज के रिपोर्टर्स और स्टूडियो में हमारे साथ होंगे खास मेहमान और आप सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे डीडी न्यूज पर देख सकते हैं। रुझानों और चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों और नेताओं को मिल रही चुनौती पर विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अगर मिजोरम की बात की जाए 1987 में जिस तरह से इस राज्य का गठन किया गया था, वहां पर 10-10 साल का जो वोट ट्रेंड है, क्या वो टूटेगा? क्या जो ZPM है वो पीपल्स पार्टी बनकर उभरी है? अपने अपने दावे हैं, हर एक पार्टी के मुकाबला दिलचस्प है। इसी से जुड़ा रहेगा ये जनादेश हमारा, आपका ही मत जाएगा। लेकिन रुक सबसे पहले करते हैं सुर्खियों का जनादेश में। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, थोड़ी देर में आने लगेंगे रुझान। जोरामथांगा और लाल दोहमा दोनों को जीत का पूरा भरोसा। तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा 3 राज्यों की हैट्रिक ने दी 2024 की हैट्रिक की गारंटी, सबका साथ सबका विकास की भावना जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दमदार वापसी, 163 सीट पर खिला कमल। 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कांग्रेस के कई दिग्गजों ने गंवाई अपनी सीट। मोदी की गारंटी और अमित शाह की रणनीति ने छत्तीसगढ़ में फेल किए कांग्रेस के सभी समीकरण। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत हार गए कई मंत्री। 90 में से 54 सीट पर बीजेपी का परचम। राजस्थान में भी मोदी मैजिक का कमाल, नहीं चला गहलोत का जादू। सिर्फ 69 पर सिमटी कांग्रेस, 115 पर बीजेपी का कब्जा। तेलंगाना में कांग्रेस बनाएगी सरकार, 64 सीट पर जीत के साथ कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन। मुख्यमंत्री केसीआर को हराकर चर्चा में आए बीजेपी के वेंकट रमन रेड्डी। तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम की बारी आएगी और उसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकारें रही हैं, लेकिन इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथांगा अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर पूर्व आईपीएस लाल दोहमा के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM कोई नया राजनीतिक समीकरण बना पाती है। सुबह से ही दोनों नतीजों की से पहले मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने आइजोल में जरकावत प्रेस्बिटेरियन चर्च में प्रार्थना की। तो आज जब वोटिंग की गई थी, जब तमाम जो जनता जनार्दन जिसके फैसले पर किससे मिलेगा ताज वो टिका है, आज वो बड़ा दिन है। आइजोल से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह। बिक्रम, सुप्रभात आपको।
हमने आपकी कई रिपोर्ट्स देखी जिसमें सबसे अहम बात जो सामने निकल कर आई वो वहां के विश्लेषकों का ये मानना था कि कभी भी मिजोरम ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ZPM जो सबसे बड़ी पार्टी उभरने का दावा कर रहे हैं, या फिर एक बार फिर से जनता विश्वास जताएगी जोरामथांगा पर? देखिए, जिस प्रकार के राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तो मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है, ईवीएम इसके बाद जो है उनकी गिनती शुरू होगी ईवीएम मशीनों की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर ये देखना होगा कि जो कुल मिलाकर अगर मिजोरम की बात करें तो तकरीबन 8.5 लाख के करीब वोटर हैं। तो ऐसे में किस प्रकार की स्थिति बनती है, क्योंकि 8.5 लाख वोटर होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उसका जो वोटर है वो संख्या जो है काफी कम है। तो ऐसे में जो वोटर की संख्या कम होने की वजह से मत प्रतिशत अधिक है। और पिछली बार के मुकाबले में इस बार एक और पार्टी जुड़ गई है, ZPM। तो ऐसे में पिछली बार क्योंकि ये मत प्रतिशत भी देखना होगा कि कांग्रेस का मत प्रतिशत जो है ZPM से ज़्यादा था, लेकिन सीटें जो है ZPM की ज़्यादा थी और कांग्रेस की कम थी। लेकिन मत प्रतिशत में कांग्रेस का मत प्रतिशत ज़्यादा था और ZPM का कम था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो फ्रैक्चर मैंडेट की जिस प्रकार की चर्चाएं सुनने में आ रही है, जिस प्रकार के राजनीतिक विश्लेषक बात कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जो वोटर है वो किस तरफ, क्योंकि 4 कॉर्नर्ड मुकाबला है, BJP, ZPM, MNF और कांग्रेस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो मार्जिन हो सकता है कुछ सीटों पर वो कांटे की टक्कर हो सकती है। कितना मार्जिन रहता है, कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ईवीएम की गिनती सामने आएगी तो तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से ये है कि ZPM एक तरह से नई पार्टी है, लेकिन अगर राजनीति में उनका आप ये बिल्कुल, तो आप विक्रमजीत हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। रविशंकर रवि संपादक हैं दैनिक पूर्वोदय के, और दीपक दीवान हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे आंचल, मिज़ोरम के हम चुनाव की बात कर रहे हैं और रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी से बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जिस तरह से देख रहे हैं एक नई पार्टी बन के उभरी है ZPM, लेकिन राजनीति में हम देखा जाए तो वर्चस्व काफ़ी समय से है उनके संस्थापक का। और देखा जाए तो राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी ज़मीन तैयार की है, कहीं ना कहीं वो इन चुनावों में रिफ्लेक्ट होती हुई क्या दिखाई पड़ेगी? चुनावों से थोड़ा सा अलग है और अब मतदाताओं का, खास करके जो युवा मतदाता है उनका थोड़ा सा तेवर भी बदला हुआ है, वो कुछ बदलाव के पक्ष में है। निश्चित रूप से जोरामथांगा एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछले कई वर्षों से कई बार, ये चौथी बार वो अगर बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और लेकिन कई इश्यूज हैं जो जोरामथांगा नहीं सुलझा पा रहे हैं। कई ऐसे पुराने इश्यूज भी हैं और खास करके रोजगार और इन सारी चीजों की जरूरत है। दूसरा एक चीज देखा गया है कि जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने लोगों में थोड़ी सी उम्मीद पैदा की है। हालांकि अभी भी जोरामथांगा की पकड़ है, एक बड़े पक्ष पर उनकी पकड़ है, लेकिन वो जो एक होता है कि लोग अब इतने दिनों से जोरामथांगा या तो लालथन हावला, मिजोरम की राजनीति का ये 2 चेहरा रहा है, या तो लाल डेंगा के बाद जोरामथांगा मुख्यमंत्री बने MNF के, और उसके बाद लालथन हावला, कोई दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा उभर कर सामने आया नहीं। लेकिन इस बार ZPM ने जिस ढंग से तैयारी की है और कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाया, हालांकि ये जो मणिपुर का जो इशू था उस सवाल को थोड़ा सा जोरामथांगा ने चुनावी मुद्दा बनाया उसको, और क्योंकि जो जनजाति है उनके पक्ष में, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ सीट शेयर, वो डैश भी शेयर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से मुझे तो इस बार कुछ उम्मीद बदलाव की दिख रही है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ
तो इस बार स्पष्ट बहुमत किसी दल को मिलना संभव नहीं दिख रहा है। हमारे बाकी साथ दीपक दीवान साहब भी जुड़े हुए हैं। जी, हमारे साथ दीपक दीवान साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। एक रुख उनका भी ले लेते हैं। दीपक जी, जिस तरह से अगर हम जोरामथंगा की बात करें, उग्रवाद से अलग होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपने कार्यकाल में उन्होंने वो सभी काम करने की कोशिश की जो जनता के हक में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी हावी होती हुई नजर आएगी इस बार के चुनावों पर, और ख़ास तौर पर ZPM की ये अपील करना कि हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे बल्कि अपने दम पर सत्ता में वापस आएंगे, कितना असर डालते हुए आप देखेंगे इस बार के मैंडेट पर? ये सब कहने की बातें हैं, मगर सब कुछ डिपेंड करता है टोटल नंबर का। जी, ये तो उन्होंने कहा कि प्री पोल अलायंस किसी से नहीं किया, उन्होंने किसी पार्टी ने भी किसी और से नहीं किया। ये जैसे अगर इससे गेम, इट्स अ वेरी स्मॉल हाउस, 40 सीटों का ये असेंबली है जी, और इसमें जैसे नंबर आएंगे फिर वो उसके बाद देखेंगे किस पार्टी को कितने मिलती हैं सीटें, और उसके बाद ये अगर तो ZPM पूरे बहुमत पार कर जाता है ना आंकड़ा, तो फिर उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वो कांग्रेस की तरफ देखेंगे, क्योंकि MNF से उनकी नहीं बनती है। तो और वहाँ देखिए आम आदमी पार्टी भी 4 सीटों पर लड़ रही है पहली बार, तो वहाँ BJP भी लड़ रही है मेरे ख्याल से 23 सीटों पे, पूरी 40 सीटों पे नहीं लड़ रहे वो। BJP का एक MLA था पहले जो नॉन मीज़ो एरिया है, जो चकमा एरिया है, वहाँ से वो जीते थे। अब शायद इस बार चकमा एरिया में जो मेरे ख्याल से 3 सीटें हैं वहाँ पे, शायद ये उनके नंबर बढ़ सकता है, मगर ये BJP के साथ ना तो MNF जाएगा जी, ना ZPM जाएगा, ना कांग्रेस जाएगा। ये तो अगर ये हंग असेंबली आती है तो फिर गठबंधन की सरकार बनना तय है। लगता है ऐसे ही है कि शायद ये हंग असेंबली होगी, मगर पॉलिटिक्स में देखिए कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, परमानेंट दोस्त नहीं होता। आपको बताना चाहूँगा, इनकी चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हुआ था कुछ वर्ष पहले, उसमें कांग्रेस, BJP और MNF इनके लोग जीते थे, वो भी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। आपको शायद हैरानी होगी कि वहाँ पे MNF और BJP वालों ने कांग्रेस और BJP वालों ने मिलके असेंबली उसका गठन किया था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जबकि दिल्ली से दोनों पार्टीज के नेता ने उनको मना किया कि आप कैसे गठबंधन कर सकते हो कांग्रेस के साथ। BJP वाले बोले उनको, और कांग्रेस वाले भी बोल रहे थे कि हम BJP के साथ नहीं जाना चाहिए आपको, मगर उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने गठबंधन किया। उसका कुछ टाइम तक वो चली, उसके बाद वो डिफेक्शन होके वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फिर वो मेंबर जो है डिफेक्ट कर गए थे। मगर ये ऐसी हालात होते हैं तो जो लोग हैं किसी भी तरह का गठबंधन कर सकते हैं, मजबूरी की बात होती है। बिल्कुल दीपक जी, अब कुछ ही देर में जो है रुझान आना शुरू हो जाएंगे, अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे रुझान और उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य मुकाबला जो देखा जा रहा है MNF और ZPM के बीच में ही देखा जा रहा है। अगर मुद्दों की हम बात करते हैं तो कई मुद्दे प्रमुखता से इस चुनाव में रहे, चाहे वो कुकीज वाला मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार वाला मुद्दा हो। कौन से मुद्दे आपको लगता है कि ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आए? देखिए मुद्दे, सबसे एक बड़ा जो मुद्दा मिजोरम इलेक्शन में रहा है वो जो शरणार्थी जो मणिपुर से आए हैं जी, उसको इन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको इनकैश करने की कोशिश करी है, क्योंकि मिजोस जो हैं वो दे बिलोंग टू चिन कुकी स्टॉक, जो म्यांमार में भी रहते हैं और मणिपुर के चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, जहाँ एथनिक जो वायलेंस हमने देखी मैते और इनके बीच में, कुकीज़ के बीच में, कुकीज़ और पीपल के बीच में, तो उसको भी लेके, क्योंकि वहाँ शरणार्थी हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी जेब से, उनके खाने पीना राशन का जितने भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी इनकैश करने की कोशिश की गई है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो शायद बहुत अच्छी तरह से काम करे इस टाइम इलेक्शन में, ZPM ने
सारे जो उनके कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम 80%, मोर देन 80% दे आर यूथ। तो यंग ब्लड को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। वो मेरे ख्याल से एक वो नया रंग देगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फॉर यूथ। और मिजोरम्स आर वेरी पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल। और इसीलिए दीपक जी, हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पर जो उनका पोल परसेंटेज रहता है उसमें लोग बढ़ चढ़कर अपने लोकतंत्र को महापर्व बनाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। इस पर भी एक टेक लेंगे रविशंकर रवि जी का, साथ ही साथ दीपक दीवान जी से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जनादेश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जो मिजोरम से जुड़ी तमाम अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। जैसे ही शुरुआती रुझान आने शुरू होंगे वो भी साझा किए जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनादेश देख रहे हैं आप, हमारे साथ हम बात कर रहे हैं मिजोरम के चुनाव की, जनादेश की। कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे और पल पल की अपडेट हम आप तक बताएंगे। किस करवट बैठ रहा है ऊंट, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रविशंकर रवि जी हैं, संपादक दैनिक पूर्वोदय के, और दीपक दीवान है, वरिष्ठ पत्रकार। रविशंकर रवि जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से शरणार्थी का मुद्दा रहा, राष्ट्रवाद एक प्रमुखता से मुद्दा रहा, साथ ही साथ युवाओं का जो नेतृत्व, जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो जाहिर है कि युवा जो है बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और युवाओं का वोट परसेंटेज इस चुनाव में काफ़ी देखने को मिला। रवि जी, आप अपनी बात पहले शुरू करें। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत और साखत दांव पर है। आप देख सकते हैं कि MNF के ऊर्जा मंत्री आर लाल जिरलियाना उत्तरी आइजोल से खड़े हैं। उम्मीदवारों पर निगाह रहेगी हम सबकी, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि इस बार जो मंत्रिमंडल में तमाम नेता थे उन्हें चुनावी बिसात के साथ चुनावी मैदान में उतारा गया। आप अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उसने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं इस बार के विधानसभा चुनावों में। रामथांगा MNF मुख्यमंत्री के पद के लिए पूर्वी आइजोल से खड़े हैं और इस बार उनकी कोशिश है कि एक बार फिर सत्ता की कुर्सी की चाबी उनमें। लल साफ्ता INC प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबसे पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए खोई हुई जमीन को पाना इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक सपना होगा, और इन्हीं सभी जो तमाम उम्मीदवार हैं उन पर सबकी नजर रहेगी कि ये उम्मीदवार कितने खरे उतरे हैं जनता जनार्दन की उम्मीदों पर। जी बिल्कुल, वादे बहुत देखने को मिले चुनाव के दौरान, वादे और इरादे, लेकिन उसको जनता ने किस तरह से लिया है, किस तरह से जनता देखती है, वो आज पता चल जाएगा। रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, हम बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से रहा, जिस प्रकार से शरणार्थियों का मुद्दा प्रमुखता से रहा, जब बात राष्ट्रवाद की होती है तो युवाओं का भी जोश देखने को मिलता है और ये युवाओं का काफ़ी उत्साह देखने को मिला इस चुनाव में। निश्चित रूप से अब मिजोरम के युवा भी चाहते हैं कि देश के अन्य हिस्सों की तरह उनके यहाँ भी रोजगार की संभावना बढ़े, और जिस ढंग से कनेक्टिविटी बढ़ी है उससे उनका आना जाना भी बढ़ा है। तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि राज्य में एक नए तरह का माहौल हो, और जो विकसित भारत की दिशा में जो बढ़ रहा है देश, उस दिशा में मिजोरम का भी कंट्रीब्यूशन।
एक चीज और ध्यान में रखने की है कि मिजोरम का जो भौगोलिक स्थिति है उसकी, वो बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा सटती है मिजोरम से, और इसलिए मिजोरम में एक स्थिर और एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ही जरूरी है। ये अगर हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, एक अच्छी बात अगर हम देखें मिजोरम में, पूर्वोत्तर राज्यों में, कि मिजोरम में जब से शांति समझौते पर समझौता हुआ है, उसके बाद वहां पर कभी भी किसी भी तरह का कोई उग्रवाद पैदा नहीं हो पाया। वहां पर एक राष्ट्रीय भावना रही, कभी अलगाववाद की भावना उसके बाद शांति समझौते के बाद मिजोरम में हम लोगों को कभी भी नहीं दिखी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, और इसलिए पूरे देश को भी मिजोरम के साथ उसी तरह से प्यार भरा संबंध भी बनाए रखने की जरूरत है। कुछ इश्यूज ऐसे हुए जैसे शरणार्थी का सवाल है, म्यांमार में जो घटनाएं हुई आर्मी रूल की वजह से बहुत सारे लोग, वहां की सेना तक भागकर मिजोरम के अंदर आ जाती है, फिर भारतीय पक्ष उसे कूटनीतिक संबंध के अनुसार उसको अपना सुधारती है। तो इस तरह की सीमा वहां पर है, इसलिए मिजोरम में बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत ही वहां के जो इश्यूज हैं उनको बहुत ही संवेदनशील से संभालने की भी जरूरत है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक बदलाव, हालांकि पिछले चुनाव में भी एक उम्मीद बनी थी कि कुछ बदलाव होगा वहां पर, लेकिन वह हो नहीं पाया। अंततः वहां के जो एनजीओ हैं उनकी बहुत मिजो यंग एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है राज्य में सरकार बनाने में, उनका एक बड़ा प्रभाव है, और इसलिए युवा पक्ष और मिजो यंग एसोसिएशन और इसीलिए हमेशा से ये अपील भी की जाती है रवि जी कि किस तरह से प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं, कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवा बढ़ चढ़कर वोटिंग की ताकत को पहचानने, संवैधानिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं जनादेश। आंचल, बिल्कुल, और बात कर लेते हैं जो कल राज्यों के नतीजे आए हैं उन पर। अब तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में जनसभाएं और रोड शो के जरिए लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया।
ये प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का ही कमाल है कि तमाम सर्वेक्षण और रुझान गलत साबित हुए और भाजपा आज के समय में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जश्न मनाया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया गया और उन्हें जीत की बधाई दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों की हैट्रिक ने 2024 लोकसभा चुनाव के हैट्रिक की गारंटी दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन 4 जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जीत की गूंज दूर तक जाएगी। तो फिलहाल जनादेश के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं हमारे खास शो नया सवेरा।